आखिर क्या है सेंगोल का इतिहास? आखिर सेंगोल की उत्पत्ति भारत के किस राजवंश से मानी जाती है? क्यों था सेंगोल इतने सालों से गायब? क्या सेंगोल को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते थे नेहरू? मिलेगा सबका जवाब। बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेंगोल की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक का सफर। दोस्तों, सेंगोल का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। जब रामायण और महाभारत में कुछ ऐसे प्रसंग सुनने को मिलते हैं जिसमें राजदंड को चिन्हित बनाकर अपने उत्तराधिकारी को सत्ता सौंप दी जाती थी। महाभारत के कालखंड के दौरान भी राजदंड के हस्तांतरण का जिक्र मिलता है। महाभारत के शांति पर्वों में राजदंड का जिक्र करते हुए कहा गया है कि राजदंड राजा का धर्म है और यही दंड धर्म और अर्थ की रक्षा करता है। एक प्राचीन पद्धति के मुताबिक राज्याभिषेक के दौरान जब राजा अपने सिंहासन पर बैठता था तो 3 बार अदंड्यो अस्मि का उच्चारण करता था, जिसका अर्थ होता है राजा को दंडित नहीं किया जा सकता है। यह राजदंड राजा को सजा देने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन राजा के उच्चारण के ठीक बाद पुरोहित द्वारा धर्मदंडियो असी कहकर राजा को चेतावनी देता है कि धर्म राजा को दंडित कर सकता है। यह कहकर राजपुरोहित राजा को राजदंड थमा देता है। महाभारत के बाद राजदंड का विवरण गुप्त शासन काल में भी वर्णन मिलता है। प्राचीन गुप्त शासक अपनी सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल का प्रयोग करते थे। सेंगोल को सत्ता का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन गुप्त शासक जब अपनी सत्ता को अपने उत्तराधिकारी को सौंपता था तब शासन के प्रतीक के रूप में सेंगोल का हस्तांतरण किया जाता है। सेंगोल एक विशिष्ट धातु की बनी हुई छड़ी को कहा जाता है, जिसका आकार लगभग 5 फीट तक होता है। प्राचीन गुप्तकालीन ऐतिहासिक स्रोतों से सेंगोल की जानकारी अपर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए गुप्तकालीन समय में सेंगोल के इतने पर्याप्त महत्व के बारे में पता नहीं चलता है। इसलिए सेंगोल के बारे में प्रमाणिक जानकारी दक्षिण भारत के इतिहास में मिलती है। अब समय था 9वीं से 13वीं शताब्दी। जगह थी दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य। चोल वंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक महान राजवंश था। तमिल चोल शासकों ने 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। आप इस हिंदू साम्राज्य की महानता और शक्ति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यह राजवंश भारत के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर और मालदीव के ये सारे देश चोल साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, जिसे आज की परिकल्पना में हम अखंड भारत के नाम से जानते हैं। इन्हीं चोल राजवंश से हमें सेंगोल की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि जब चोल राजा अपनी सत्ता को अपने उत्तराधिकारी को सौंपते थे तो सत्ता के प्रतीक रूप में एक राजदंड को हस्तांतरित करते थे। उसी राजदंड का तमिली भाषा में सेंगोल कहा जाता है। सेंगोल मतलब सिंबल ऑफ पावर। आप सेंगोल को प्राचीन तमिली परंपरा से जोड़कर मान सकते हैं। वर्षों से दक्षिण भारत में यह परंपरा चलती आ रही है। अब समय था अगस्त 1947। बस अब देश आज़ाद होने ही वाला था। माउंटबेटन भारत को आज़ाद करने के लिए कागजी कार्रवाई कर रहे थे और भारत से ब्रिटिश सत्ता खत्म करके सत्ता को नेहरू के हाथ में सौंप देने की तैयारी चल रही थी। तभी माउंटबेटन के मन में एक प्रश्न आया। प्रश्न यह था, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक क्या रखा जाए ताकि सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में उस वस्तु का हस्तांतरण हो जो सत्ता का प्रतीक हो। माउंटबेटन अपनी इस दुविधा को नेहरू के सामने लेकर आए, लेकिन नेहरू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन नेहरू इस प्रश्न को भारत के पूर्व गवर्नर जनरल पंडित श्री राजगोपालाचारी के सामने प्रकट किया। पंडित राजगोपालाचारी जी दक्षिण भारत से संबंध रखते थे। उनको दक्षिण भारत के प्राचीन परंपरा का बखूबी रूप से ज्ञान था। राजगोपालाचारी जी ने इस प्रश्न को लेकर प्राचीन तमिली ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया। तभी उन्होंने सेंगोल के बारे में पढ़ा। उन्होंने पढ़ा कि प्राचीन चोल राजा अपनी सत्ता को सेंगोल के रूप में हस्तांतरित करते थे। राजगोपालाचारी ने सेंगोल का सुझाव नेहरू के सामने रखा तो नेहरू जी ने उसे तुरंत हामी भर दी। तभी राजगोपालाचारी ने सेंगोल बनाने का काम चेन्नई के सुप्रसिद्ध जौहरी उमुदी बंगारू चेट्टी को सौंप दिया, जिन्होंने सेंगोल का निर्माण मात्र 1 महीने में पूरा करके राजगोपालाचारी को सौंप दिया। आपकी जानकारी लिए बता दें कि इस सेंगोल के निर्माण में सहायता करने वाले वुमुदी बंगारू चेट्टी के परिवार के 2 सदस्य आज भी जीवित हैं। वुमिदी एथिराजोलू, जिनकी उम्र आज 96 वर्ष है, और दूसरे है वुमिदी सुधाकर, जिनकी 88 वर्ष उम्र है आज। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस नए संसद भवन के समारोह में दोनों सदस्य शामिल होंगे। राजगोपालाचारी जी ने सेंगोल को पंडित नेहरू को सौंप दिया और पंडित नेहरू ने माउंटबेटन को सौंप दिया। अब समय था 14 अगस्त 1947, मध्य रात्रि। अब देश स्वतंत्र होने ही वाला था। इस समय माउंटबेटन ने अपनी ब्रिटिश सत्ता पंडित नेहरू के हाथ में सौंप दी
तथा सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल को पंडित नेहरू को सौंप दिया। सेंगोल हस्तांतरण के इस कार्यक्रम को इतना भव्य नहीं बनाया गया क्योंकि देश की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं थी तथा देश विभाजन का दुख छाया हुआ था, इसलिए सेंगोल हस्तांतरण के इस कार्यक्रम को आनन फानन में पूरा किया गया। इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया, इसलिए देश को आज़ादी के बाद सेंगोल की इस प्रथा का पता नहीं है। जब नेहरू की मृत्यु हो गई तो तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी, इसलिए सेंगोल को नेहरू के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु मानकर उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय में भेज दिया। धीरे धीरे गुजरते इतिहास के बाद सेंगोल भी इतिहास में धुलमिल हो गया, लेकिन कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज समय है मई 2023 और शासन है भारतीय जनता पार्टी का। आज भारत को नए संसद भवन की सौगात मिलने जा रही है। जब संसद के उद्घाटन का समय आया तो किसी तरह सेंगोल की बात सामने आई। तभी वर्तमान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय संस्कृति के अनुसार भारत की सत्तारूढ़ स्वाभिमान और सुशासन का प्रतीक सेंगोल को पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया, वो भी पूरे विधि विधान के साथ। आज सेंगोल को पुनर्स्थापित किया गया है। सेंगोल को वैदिक मंत्रोच्चार और अनुष्ठान के साथ साथ लोकसभा की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है। सेंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव के वहाँ नंदी विराजमान है, जो तमिल में सुशासन का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी सेंगोल की महाभारत काल से लेकर वर्तमान तक की कहानी। हमारी इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।